सियासी हालात पर थोड़ी देर में हमारे साथ खास मेहमान भी इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। और इस वक्त जहां बैक टू बैक मीटिंग्स जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें कर रही हैं, दारुल हुकूमत दिल्ली से भी पार्टी लीडरान मुलाकातों का सिलसिला करने या फिर बढ़ाने के लिए दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत मुख्तलिफ जमातें इस वक्त सरगर्म हैं, तो इलेक्शन हुकाम भी अपनी जगह तैयारियां शुरू कर चुकी है। 9 और 10 जुलाई 2024 इंतहाई अहमियत के दिन, जिस दिन आप देखेंगे कि जब जम्मू कश्मीर के मुतालिक हो सकता है कि कुछ बड़े फैसले हों और बहुत जल्द डेट्स भी अनाउंस हो सकती हैं। इस तरह की खबरें हमारे जराए बता रहे हैं कि जो 30 सितंबर 2024 वाली डेडलाइन थी, उससे पहले इंतखाबात कराने की जो तैयारी है उस पर इस वक्त पूरा प्लान तरतीब जिले सतह पर और उसके बाद सूबाई सतह पर जो तैयार किया जा रहा है वो मरकज के सामने, इलेक्शन अथॉरिटीज के सामने रखा जा रहा है। इस पर थोड़ी देर में चलेंगे। और पार्टियां जो इस वक्त इल्जामात की बौछार की जा रही है, एक दूसरे को जिस तरीके से टारगेट किया जाना शुरू हो चुके हैं। आज भी कुछ इल्जामात जेपी नड्डा जो जम्मू में इस वक्त मौजूद हैं, पार्टी लीडरान से खिताब भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उनकी कुछ बातें आपको सुनाते हैं। मगर इन सारे मौज़ूआत पर, इन सारी बातों की तरफ, इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन से पहले हम आपके सामने वो 5 खबरें रखेंगे जो आज फॉर्मेट के मुताबिक सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं और आपके सामने रखनी है। तो टॉप 5 में सबसे पहले हादसात की तरफ, क्योंकि कठुआ और उधमपुर में 2 अलग अलग सड़क हादसात में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान अपनी जान गंवा बैठे हैं, दीगर 2 लोग जख्मी हुए हैं। और इतलात के मुताबिक कठुआ में आज सुबह गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हुई, नाले में जा गिरी, जिसके नतीजे में 3 जवान डूब गए और बाद में पता चला कि मकामी लोगों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। लेकिन वहां तैनात डॉक्टरों ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर परशोत्तम सिंह साकिना हिमाचल प्रदेश को मुर्दा करार दिया है। इस बीच श्रीनगर जम्मू हाईवे पर भी चुनेनी नाशरी टनल के अंदर गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 30 साला बीएसएफ जवान अमित कुमार शुक्ला शदीद तौर जख्मी हुआ। बाद वो अस्पताल मुंतकिल किया गया, जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा और पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज कर लिया है। तहकीकात शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। लेकिन 2 अलग अलग हादसात में वर्दी में मलबूस एहलकार या मुल्क की सलामती और हिफाजत को यकीनी बनाने का जिम्मा लिए हुए 2 जवान आज इस दुनिया से चल बसे। दूसरी खबर आपके सामने, बैक टू बैक इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं। जनूबी कश्मीर के कुलगाम के अंदर 2 एनकाउंटर्स इस वक्त जारी हैं। कुलगाम के मदरगाम इलाके में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान गोलीबारी के दौरान जख्मी होने वाला एक फौजी एहलकार भी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा है। और पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी कि इलाके के अंदर ड्रोन के जरिए नकलो अमल पर नजर रखने और मिलिटेंटों को फौरी तौर पर उनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच एक एहलकार गोलियों के तबादले में जख्मी हुआ था, एक पैरा यूनिट का सिपाही था। पुलिस ने अब तस्दीक कर दी है कि उसकी जान चली गई है। और दूसरी तरफ एक और ऑपरेशन थोड़ी देर पहले फ्रिसल के मकाम पर शुरू हुआ है, जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। कुछ घंटे सर्च ऑपरेशन चला और कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होने की खबर अब से थोड़ी देर पहले मौसूल हुई है और आखिरी इतलात मौसूल होने तक इलाके के अंदर गन गरज जो गोलियों की वो सुनाई दी जा रही थी और मजीद तफसीलात का इंतजार है। तो कुलगाम के अंदर 4 घंटों में 2 ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। तीसरी खबर टॉप 5 में आपके सामने पुलिस के हवाले से, एसपीओज को बाज़ाब्ता तौर पर तरक्की दी जा रही है, हौसला अफजाई हो रही है और मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस का जो लोग इस वक्त सबसे आगे रहे हालिया ऑपरेशंस के दौरान, उनको एक बार फिर से रिवॉर्ड भी मिल रहा है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर एस सोइन ने आज डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार और एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन के हमरा डोडा का दौरा किया और गुज़श्ता जो गुंदों का ऑपरेशन हुआ था उसमें जो 3 मिलिटेंट मारे गए थे, पुलिस अफसरान, जवानों और उनके खानदानों से आज मुलाकात हुई, हौसला बढ़ाया गया और मुबारकबाद उन तमाम एहलकारों को पेश की जो बहादुरी की एक बेमिसाल, आप कह सकते हैं कि उनने मिसाल न सिर्फ पेश की बल्कि जज्बे के साथ इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। डीआईजी जो श्रीधर पाटिल हैं वो भी इस मौके पर मौजूद थे, एसएसपी जावेद इकबाल मौजूद थे, दीगर अफसरान थे और जम्मू कश्मीर पुलिस कलील तनख्वाह के बावजूद दलेरी और मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रही है। इस बात का सबूत ये भी और एसपीओज के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर एक जो इकदाम किया है, 7 एसपीओज को बतौर पुलिस कांस्टेबल आज न सिर्फ उनको बनाया गया बल्कि ऑर्डर्स भी अजरा कर दिए गए। और ये तब हुआ जब कठुआ के अंदर इससे पहले एक ऑपरेशन में जो एसपीओज फ्रंट पर थे, जो राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकारों के साथ बीएसएफ सीआरपीएफ के साथ ऑपरेशंस का हिस्सा थे, उनको भी प्रमोशन मिली। 9 लोगों को कांस्टेबल बनाया गया था और आज जाकर फिर से 7 और एहलकारों की तरक्की करते हुए उनकी हौसला अफजाई की गई। चौथी खबर टॉप 5 में, ईरान के अंदर सदारती इंतखाबात मुकम्मल हो गए और मसूद यज़िशकियान जो कामयाब होकर नए सदर के तौर पर सामने आए हैं।
ईरानी सदारती इलेक्शन का ये दूसरा मरहला था, जिसमें रन ऑफ आप कह सकते हैं कि इस्लाह पसंद उम्मीदवार मसूद यज़िशकियान 1,63,00,000 वोट लेकर नए सदर न सिर्फ मुंतखब हुए, बल्कि उनके मद्दे मुकाबल रिजत पसंद सईद जलीली 1,35,00,000 वोट ले सके और बड़ा क्लोज मुकाबला या कॉन्टेस्ट देखने को मिला। ईरानी वजारत दाखिला ने मसूद यज़िशकियान की कामयाबी का ऐलान कर दिया और मजीद यज़िशकियान की तरफ से जो एक अक्सरियत वोट हासिल करना था 50%, तो वो आंकड़ा उन्होंने तय कर लिया। विक्ट्री स्पीच में यज़िशकियान की तरफ से कहा गया कि हम सब इस मुल्क के बाशिंदे और हम सब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब यज़िशकियान के मद्दे मुकाबले उम्मीदवार सईद जलीली ने शिकस्त के बाद कहा कि जिसको भी लोगों ने मुंतखब किया हमें उसकी इज्जत करनी है, एहतराम करना है, मैंडेट का एहतराम करना है, अपनी पूरी कुव्वत यज़िशकियान की मदद करनी चाहिए ताकि वो मजबूती से आगे बढ़ें। और मसूद यज़िशकियान जो कि पेशे से सर्जन भी हैं, कानून साज हैं और मगरबी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। 69 साल मसूद यज़िशकियान हार्ट सर्जन है और वो दूसरे इस्लाहाती हुकूमत में सेहत और तिब्बी तालीम के वजीर थे और 5 बार ईरानी पार्लियामेंट के रुकन और 1 बार के जो नायब सदर के ओहदे पर रह चुके हैं। मसूद यज़िशकियान ईरान के इलाका माहबाद में पैदा हुए और ईरान के इस्लामी इनकलाब से पहले तब्रीज़ यूनिवर्सिटी से तिब की तालीम भी उन्होंने हासिल की है। तो आज उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई, अनाउंसमेंट हो चुकी है। ईरान में पिछले आपको याद होगा कि 1 जुलाई को जो इससे पहले वोट डाले गए थे, उससे पहले 27 जून को कोई भी लीडर 50% तक नहीं पहुंच पाया था, तो इसलिए दोबारा इलेक्शन करवाने का फैसला किया गया था। आज यज़िशकियान 50% से ज्यादा वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। 5वीं खबर कौमी अहलियत टेस्ट या नीट के हवाले से। कौमी अहलियत कम दाखिला नीट अंडर ग्रेजुएट 2024 के लिए काउंसलिंग अगले नोटिस तक मौखर कर दी गई है। एक तरफ जहां नीट यूजी ऑल इंडिया कोटा AIQ सेट काउंसलिंग 6 जुलाई को शुरू होने वाली थी और ये अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नीट यूजी काउंसलिंग में ताखिर करने से इनकार करने के बाद आया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस JP पादरीवाला और मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल जो बेंच है 8 जुलाई को नीट यूजी 2024 की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत भी करेगी और इन दरख्वास्तों में अर्जी गुजारों ने पेपर लीक होने का जो इल्ज़ाम लगाया था, कुछ ने मुकम्मल इम्तहान को मनसूख करने, कैंसिल करने और मेडिकल के दाखिले के जो इम्तहानात हैं उनको दोबारा शुरू करने की मांग की थी, तो कुछ ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या NTA के ऑपरेशंस की तहकीकात का मुतालबा किया था। बहरहाल अच्छी बात इन तलबा के लिए कि ये बात मान ली गई है और इस तरीके से नीट का जो यूजी का इम्तिहान है न सिर्फ नए प्लान के मुताबिक बल्कि 8 जुलाई को समाअत होगी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ओपन होनी है। जो मांग थी कि एग्ज़ाम नए सिरे से कराया जाए और बहुत सारे बच्चे चाहते थे कि धांधली हुई है, लिहाजा फ्रॉम पॉइंट 1 दोबारा से सरकार जाए, एजेंसी जाए, दोबारा से इम्तहानात कराए, इसलिए बहुत सारे बच्चों पर असर ना पड़े, फौरी तौर पर प्लान तरतीब दिया जाना चाहिए। तो नीट के हवाले से भी आगे बात चलती रहेगी। फिलहाल हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। 5 बड़ी खबरों के बाद आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, जहां इससे पहले हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी मीटिंग खत्म की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो सारे मामलात या जो तंजीमी उमूर को एक तरह से नई सिरे से रूह फूंकने की कोशिश हुई, पिछले दिनों मीटिंग हुई। कांग्रेस भी अपनी जगह सरगर्म है, दिल्ली के अंदर मीटिंग्स हुई, बैक टू बैक मीटिंग्स और कुछ नई ज्वाइनिंग्स की भी खबरें मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा इन 3 जमातों के अलावा भारतीय जनता पार्टी इस बार भी पहले के मुकाबले हम मजबूत हैं इस दावे के साथ दोबारा से मैदान में आने की कोशिशें कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में इलेक्शन हुकाम जो कर रहा है उस पर भी नजर रहेगी और जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां इस वक्त मजीद तेज हुई हैं। यूनियन टेरिटरी के अंदर बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तैयारी कर चुकी है। दूसरी तरफ छोटी जमातों को आप देखेंगे तो वो भी अपने लेवल पर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और तमाम सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है, खबर आ रही है कि जम्मू के अंदर जो इजलास हो रहा है उसमें भी पार्टी की आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। लेकिन इलेक्शन हुकाम को जो 10 जुलाई का उन्होंने एक प्लान बनाया है, मीटिंग्स होगी तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ, उसके बाद बहुत हद तक चीज़ें साफ हो जाएगी कि यूनियन टेरिटरी के अंदर 30 सितंबर से पहले जो डेडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था 11 दिसंबर 2023 के फैसले में, उसके मुताबिक पार्टियां तो चल ही रही थी, लेकिन इलेक्शन हुकाम क्या सोचता है एक तरह से फीडबैक भी लिया जाएगा। तस्वीरें जम्मू की आपके सामने, JP नड्डा जो आज दोपहर जम्मू पहुंचे, पार्टी लीडरान ने उनका इस्तकबाल किया। पार्टी इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग उनके साथ, जी किशन रेड्डी जो मरकजी वजीर भी हैं और पार्टी में की जानिब से उनको जम्मू कश्मीर में बतौर इंचार्ज नई जिम्मेदारी दी गई है। JP नड्डा जब जम्मू पहुंचे तो आज उन्होंने पार्टी के एग्जीक्यूटिव मीट से भी खिताब किया थोड़ी देर पहले और आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चूंकि जन्मदिन भी था, इस हवाले से भी तकरीब काफ़ी अहम थी, वहाँ पर भी उन्होंने खिताब किया और पिछले 40 साल और मौजूदा 4 साल का कंपैरिजन करते हुए कहा कि हालात इस कदर बेहतर हुए कि आज भी बहुत सारे लोगों को चीज़ें हज़म नहीं होती। इस पर ज़रा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, हमारे मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन जी किशन रेड्डी जो कहा जा रहा है कि हिकमत अमली तरतीब दी गई है,
मरकजी वजीर भी हैं जी किशन रेड्डी, जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर भी है, और कह रहे हैं कि जो इस वक्त हिकमत अमली है उसका जायजा ले रहे हैं और आइंदा के बारे में बातचीत की जाएगी। आज जम्मू कश्मीर यूनिट के साथ भी एग्जीक्यूटिव मीटिंग मुनक्किद हुई और इसकी सदारत मरकजी वजीर जेपी नड्डा, जो इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर भी मुल्क के हैं मोदी 3.0 में, और किशन रेड्डी जेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के जो तरुण चुग हैं वो इस इजलास का हिस्सा थे। बाकी तमाम पार्टियां भी अपनी अपनी जगह लगी हैं और बीजेपी के इस इजलास से आज थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या निकालने की कोशिश हुई और किस तरफ इस वक्त पार्टी का आर्डर जा रहा है। मगर उससे पहले दो बातें आपको सुनानी है। जी किशन रेड्डी मीटिंग से पहले क्या कह रहे थे और साथ साथ जेपी नड्डा जिनने थोड़ी देर पहले इजलास से खिताब किया और इलाकाई तंजीमों को फिर से हदफ तनकीद बनाया और उनकी कारकर्दगी को नाकस करार दिया। इसकी सच्चाई क्या है, पार्टियों के नुमाइंदे भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। उससे पहले दो बैक टू बैक बाइट्स रोड मैप तैयार करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन भी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस भी आने वाले, क्या उस पर भी बात होगी सर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होता है, जरूर होता है सर। हमने सुना कि पीओके को भी एजेंडा के तौर पर लिया जाएगा। ऐसा कुछ अभी अभी एजेंडा तैयार ही नहीं हुआ। अभी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आने के बाद शाम को चर्चा करो। एक अहम जिम्मेदारी दी गई है जम्मू कश्मीर को लेकर, क्या लगता है कितना चुनौती भरा है? कश्मीर में कभी सीटें जीती नहीं गई, तो इस बात की कैसे उसे आप देखते हैं? जेपी नड्डा बात कर रहे थे और दो चार बड़ी बातें उनकी जानिब से कही गई और मैं मेहमानों के पास भी चलूंगा। बता रहे हैं कि यहाँ एक लाइट तक नजर नहीं आती थी और हमने जो कर दिया, पिछले अगर 30-40 वर्षों में आप चले जाएंगे तो फिर ऐसा लगता है कि आपके पीछे एक खाई है, फिर शायद तकलीफ होगी। यानी इन 4 वर्षों में, या जो 5 अगस्त 2019 को हुआ उसके बाद जो तब्दीलियां आई उनको फिर से आज बज़ाहिर अवाम के सामने रखने की कोशिश हो रही थी। अब ये अलग बात है कि जब इंतखाबात होंगे तो उसमें अवाम का मैंडेट क्या रहेगा उसका भी हम सबको एहतराम करना होगा जब भी चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे। बातचीत को ज़रा और आगे ले जाते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी से इस मीटिंग का भी आज हिस्सा थे, हमें जम्मू से ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और वेलकम आपको कहेंगे। रविंदर शर्मा साहब हैं तर्जुमाने आला कांग्रेस के, जम्मू से हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया रविंदर शर्मा जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, खुशामदीद आपको भी कहेंगे। डॉक्टर ताहिर साहब, पहले मैं जरा आपके पास आऊँगा। मीटिंग का ओवरऑल हम तो रिव्यू अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र में क्या था, खदोखाल क्या था? बातचीत जो कल हुई उसी को आगे बढ़ाया गया या कोई नया एजेंडा सेट करके यहां से आगे ग्रुप को या काडर को ले जाने की कोशिश है जब तक असेंबली इंतखाबात होंगे? एक आज स्टेट वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी आसिफ साहब जी, एक तो वो थी, और ये मीटिंग पार्टी के लिए, पार्टी कार्यकर्ता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है और उसको हमेशा जो सेंटर की हमारी हाई कमांड होती है उसकी तरफ से
प्रॉपर ढंग से देखा भी जाता है और एक मार्गदर्शन भी दिया जाता है कि आने वाले टाइम पे पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी हाईकमांड जम्मू की किस तरह से काम करेगी। और जो अब चुनाव का भी माहौल ऐसा ऐसा असेंबली का बन रहा है, उसको भी लेके पार्टी की जो काम करने का तरीका है पहले से ज़्यादा तेज हो जाएगा। कल भी स्टेट ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग थी, आज स्टेट वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। पूरे जम्मू कश्मीर का जो मेन हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारी मेन टीम है, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट, मोर्चाओं के अध्यक्ष, मोर्चाओं की टीम, सेल्स के कन्वीनियर, यानी कि हर कोई जो मेन इंपॉर्टेंट रोल जो पार्टी के अंदर होता है, नीचे से लेके ऊपर तक जो कार्यकर्ता होते हैं सभी प्रेजेंट थे। और सभी हाईकमांड के लीडर्स का मार्गदर्शन मिला है। और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं और वो भी स्पेशली अटेंड करने के लिए आए थे, मिलने के लिए आए थे कार्यकर्ताओं से, क्योंकि एक तो एक खुशी का माहौल था कि तीसरी बार हमने देश में फिर दोबारा सरकार बनाई है और ये खुशी का टाइम था, खुशी भी मनाई गई। और बहुत सारी पार्टी की जो अंदरूनी बातें होती हैं वो भी समझाएंगी। और आने वाला जो टाइम होगा बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद अब भी इलेक्शन को लेकर कुछ तजब्जुब है, कुछ कियोस या कंफ्यूजन है, शायद पहले यूएलबी और पंचायतों के इलेक्शंस की तरफ सरकार जा सकती है और इसलिए भी पहले के मुकाबले ज़्यादा बीजेपी एक्टिवेट नज़र आती है और असेंबली शायद ताख़ीर से और हो जाए। कुछ लोगों को शक व शुबहात भी है, वो भी ज़रा दूर कर दीजिएगा। वाकई में आपकी मीटिंग का होने का मतलब ये है कि हम असेंबली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और बीजेपी जब ज़्यादा आज के वक्त में कुछ लोगों के ये भी शक किस तरह का है कि आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ाते हैं तो तब पता चलता है कि इलेक्शन होंगे या नहीं। बहुत सारी चीज़ें सरकार की एक्टिविटीज़ से रिवील होती हैं। देखिए, अपोजिशन के लोग और आप लोग कुछ भी अनुमान लगाएं, लेकिन जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टियां इस टाइम पे एक्टिव हुई हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी भी एक्टिव हुई है, हम लोग भी एक्टिव हैं। और जो इलेक्शन का जहां तक डिसीजन है वो इलेक्शन कमीशन ने लेना है, वो तो होगा ही। और जम्मू कश्मीर का आवाम काफ़ी लंबे टाइम से इलेक्शन का इंतज़ार कर रहा है। मुझे लगता है कि वो दिन जल्दी जल्दी वापस पास आ रहे हैं। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं नहीं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस टाइम पे ज़्यादा, हम लोग एक्टिव हैं, बाकी पार्टीज भी अपनी अपनी जगह काम कर रही हैं। और जो भी आदेश आएंगे, जो भी टाइम आएगा, उसका सबको पता चल जाएगा। तो विद इन पार्टी ये जो 2 दिन का इजलास हुआ है, फोकस इस पॉइंट पे था कि असेंबली इलेक्शंस की तरफ ही लोग जाएं, तैयारियां उसी के लिए करें। देखिए आसिफ साहब, हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के लिए काम करती है, इलेक्शन का इंतजार करती है। तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी के लिए काम कर रही है, उसी की तैयारी हम लोग भी कर रहे हैं। चलिए, मैं ज़रा रविंद्र शर्मा साहब के पास पर। रविंद्र साहब, भारतीय जनता पार्टी का 2 रोज़ा इजलास खत्म हुआ, आपकी तरफ से भी दिल्ली में बैक टू बैक मीटिंग्स हुई और ख़बर है कि कुछ दिनों में कुछ नई ज्वाइनिंग्स भी होने वाली हैं। जम्मू के अंदर भी पार्टी काफ़ी एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। ओवरऑल सिचुएशन को कैसे आप एसेस कर रहे हैं बतौर सीनियर सियासतदान और एक अहम तरीन और पुरानी पार्टी के सीनियर मेंबर भी हैं? दीगर पार्टियां जहां तैयार हैं, कांग्रेस के आज के वक्त में ख़ास तौर से जिन एरियाज़ के अंदर जहां पर आपका ये भी दावा है कि लोकसभा इलेक्शन में आपने बेहतर किया है, तो शायद उससे मोमेंटम गेन करने की कोशिश असेंबली इलेक्शंस में हो सकती है। वाकई में वो कोशिशें जारी हैं? ओवरऑल आपका रद्द-ए-अमल मौजूदा सूरत हाल पर? देखिए, बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 30 सितंबर से पहले चुनाव की घोषणा होनी चाहिए। और हम तो उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट है तो उसको सरकार को मानना पड़ेगा, इनका दिल करे या ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑर्डर इनके सर पे है जी। वैसे तो अगर सरकार कराती तो 6 साल पहले होना चाहिए था, 5 साल पहले होना चाहिए था, 4 साल पहले होना चाहिए था, 3 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है। और कोई और बहाना ना बनाएं या और कोई बात ना बनाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, मुझे लगता नहीं। इसलिए हम तैयार हैं, हम तो पहले से ही तैयार थे और हम तो डिमांड करते थे, क्योंकि भरोसा तो आज भी लोगों को नहीं है इन पे। तो पहले क्या भरोसा था? हर मार्च में कहते थे चुनाव होगा, मार्च के बाद सितंबर में हर बार ये पिछले 2-3 साल से हम सुनते हैं। ताहिर चौधरी साहब भी डराते थे हमको, बस चुनाव के लिए हम तैयार हैं, चुनाव हो जाएगा। लेकिन आखिरी में एक राइडर क्या देते हैं कि इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों ये स्पष्ट कर दिया कि 2023 तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में रिकंसाइल करना था, डीलिमिटेशन का जो प्रावधान कानूनी तरीके से, वो नहीं हुआ था। हमारे पास तो आया ही जाते ही उन्हें अपने आप को बरी किया कि हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है।
गवर्नमेंट 2020 से कहती थी कि चुनाव इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग फैसला लेगा। चुनाव आयोग ने कह दिया हमारे पास आई फैसला। अब चलो लगता है तो हम तैयार बैठे हैं और नहीं, अब तैयारी है या शक्को शुबहात अभी भी है रविंदर साहब? बिल्कुल मैं पूछ रहा हूं, तैयारी है अब या फिर शक्को शुबहात हैं? बिल्कुल शक्को शुबहात ये पैदा करते हैं, ये चाहते हैं बाकी पार्टियां तैयार ना हो, हम तैयार रहें, इसलिए हम तैयार हैं। पर इलेक्शन अथॉरिटी तो इसमें अब तक पहल कर चुकी है। शायद इस शक को अब क्या दूर नहीं किया जाना चाहिए? 10 तारीख को एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग और डिस्ट्रिक्ट लेवल पूछा जाएगा कि आपने क्या तैयारी वहां पर की है। देखिए आसिफ साहब, आप भी रियासत में रहते हैं, कितनी बार कहा गया कि हिमाचल के साथ समरी आर्डर, आप तो बात ही नहीं जनाब, अब चुनाव होने वाला है। तो हिमाचल की सरकार को बने भी 1 साल हो गया। जब हिमाचल कर्नाटका हुआ था तब भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जनाब वोटर लिस्ट अपडेशन हो गई हो रहा है, इसका साथ आर्डर है। आज भी प्रधानमंत्री जी ने जब पार्लियामेंट में वोट ऑफ थैंक्स में भाषण दिया तो जम्मू कश्मीर के चुनाव का नाम नहीं लिया। जम्मू कश्मीर आए योगा करने तो ये कह दिया कि चुनाव भी होंगे, रियासत भी होगी। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कहते हैं वेरी सून हम रियासत देंगे। बाहर जाते हैं कहते नहीं चुनाव के बाद सोचेंगे, अप्रोप्रिएट टाइम पे देंगे। इसलिए इस सारे शक व शुबाब के बीच कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और हम 2 हाथ करने वाले हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जम्मू के अंदर खाक चटा देंगे और लोग चटाएंगे। हमारी कोई ताकत नहीं है, जनता इनको जवाब देगी। कश्मीर के अंदर तो फूल मिला नहीं, कैंडिडेट भी नहीं मिले और ये बैट बॉल खेलते रहे। जिनको कल तक कहते थे कि ये मिलिटेंटों के साथ मिले हैं, उन लोगों के साथ बैट बॉल भी खेल लेते हैं, किसी के साथ कुछ कर लेते हैं। तो रविंदर शर्मा साहब, ये कॉन्फिडेंस अभी जो हालिया नताइज हैं, 5.5 लाख एक जगह से वोट और तकरीबन इतने ही दूसरी जगह से, उसके बाद ये वही मैं पूछ रहा था, ये मोमेंटम वहां से आप गेन कर रहे हैं या ऑन ग्राउंड कांग्रेस को लगता है इन 10 सालों में बहुत चीजें बदली हैं पार्टी के लिए? जहाँ इनका बेस था, जहाँ इन्होंने सारी सीटें जीती थी, 26 सीटें इन्होंने जीती, हमारा कोई भी एक भी हिंदू एमएलए नहीं बना। आज वहीं 10 लाख से ज्यादा वोट लोग हमें देते हैं, 12.5 लाख इनके पास है, क्योंकि सब कुछ इनके पास है। अभी धन बल हमारे अकाउंट सीज कर देते हैं, हमें पैसा भी नहीं था, झंडे भी कम थे। इनके पास तो एक पंचायत में जितने झंडे थे, हमारी पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में झंडे नहीं। लेकिन ये बड़ी गरीब पार्टी है, 82 अरब रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से इन्होंने कमाया है, तो फिर भी हमने मुकाबला किया, खूब मुकाबला किया, वर्करों ने किया, लोगों ने किया। आज लोगों ने मन बनाया है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को फिर वहीं लाएंगे, यहाँ ये 2002 में 1-2 सीटें 4 सीटें होती। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, अगर वो हाल हो जाता है जो रविंदर साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ये एसेस कर रहे हैं ग्राउंड पर, तो फिर ये जो 40 कभी 50 पार, ये नारा किस बेस पे, बुनियाद क्या है इसकी? देखिए 400 पार, 370 पार। रविंदर शर्मा साहब मेरे बड़े भाई हैं और कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर भी हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं। और मुझे आज तक ये भी बड़ा अजीब सा लगता है कि गांधी परिवार की सब पे नज़र पड़ती है, रविंदर शर्मा साहब पे नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसे इंसानों पे नज़र पड़नी चाहिए। लेकिन अगर रविंदर शर्मा साहब दिन के टाइम पे भी ख्वाब देख रहे हैं तो ख्वाब देखने के लिए हम नहीं इनको रोक सकते। भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड जीरो पे काम किया हुआ है। जम्मू कश्मीर में हमने 2 सीटों पे जंग लड़ी, दोनों सीटें जीती, और जो हमारा मेन मकसद था उसमें भी हम कामयाब हुए हैं इलेक्शन के बीच में। देखिए पूरे हिंदुस्तान एक तरफ था और हमारे प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जंग लड़ रही थी, तब भी हमने 240 सीटें निकाली हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अपने 3 टर्म की भी सीट्स जोड़ ले आसिफ साहब, तो 240 का आंकड़ा पूरा नहीं होता। वो तो ठीक है, मैं ये सवाल पूछ रहा था बुनियादी तौर पर, जब पिछले 3 सालों में चुनाव की जब बात होती रही असेंबली इलेक्शंस की, तो आपकी बार 50 पार ये नारा लगता रहा। पिछले दिनों मीटिंग होती है दिल्ली में और होम मिनिस्टर साहब भी मीटिंग का हिस्सा थे, पार्टी प्रेसिडेंट थे, और तब वो 40 तक आ जाता है कि 40 पार का आंकड़ा हमें करना है। यहीं से तो शक व शुबात पैदा हो रहा है। नहीं, देखिए जो एक आंकड़ा दिया जाता है पार्टी को, देखिए आसिफ साहब, जब किसी पेरेंट्स का बच्चा
10th का या 12th का एग्जाम देने जाता है तो माँ बाप उसको ये दुआ दे के भेजते हैं, बेटा 100% मार्क्स लेके आना, ठीक है ना। वो ये नहीं कहते कि तुम 40% में पास हो के आओ, 50% में पास हो के आओ। हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा 100% रिजल्ट में कामयाब हो के आए। तो पार्टी हाईकमांड का हमेशा एक आशीर्वाद रहता है कार्यकर्ता के लिए, एक टारगेट रहता है कि हमने इस टारगेट के लिए जंग लड़नी है, वो एक नारा दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है जंग लड़ने का। इससे हमारे कार्यकर्ता को जो बूस्ट मिलता है पूरे देश में, वो एक सिस्टम होता है काम करने का। हम उस ढंग से काम करते हैं। हमने काम किया, हमने तीसरी बार सरकार बनाई है और अच्छे ढंग से हम जीत गए। अच्छा, ये जो रविंद्र साहब पूछ रहे थे कि इस डाउट को कैसे दूर करेंगे, आपकी इलेक्शन होंगे या नहीं। इलेक्शन अथॉरिटीज ने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन जो लास्ट वाली लाइन है कि फैसला इलेक्शन हुकाम को लेना है, इलेक्शन अथॉरिटीज को लेना है, जबकि इलेक्शन अथॉरिटी का पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान है कि जम्मू कश्मीर सरकार से जब हम पूछते हैं वो कहते हैं हम तैयार नहीं है। तो दैट मीन्स कि शायद विद इन कार्डर, विद इन पार्टी आपको भी कुछ चीजें पता होंगी जिसको लेकर शायद आप भी खुलकर बोल नहीं पा रहे। आसिफ साहब, ये अपोजिशन के लोग जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, इनकी आदत है इस तरह का प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करना, प्रधानमंत्री मोदी साहब के ऊपर करना। जब तक ये इस तरह की बात नहीं करते हैं, मुझे लगता है इन लोगों को रात को नींद भी नहीं आती है। गवर्नमेंट के हाथ में ये चीज़ें नहीं होती हैं। इलेक्शन कमीशन एक जो देखता है पूरे देश को और जम्मू कश्मीर को भी वो देख रहा है। जैसे मुझे लगता है ये राइट टाइम आ चुका हुआ है, इसी की एक्टिविटीज पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है। क्यों नहीं इलेक्शन होगा, क्यों नहीं पब्लिक की चुनी हुई सरकार बनेगी। मैं बार बार इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आपका फीडबैक मैटर करता है। दिल्ली बुलाकर पूछा जाता है हर बार कि क्या करना है क्या नहीं है, और बहुत सारी चीजें जो हाँ में बदलती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपका सोच। चलिए रविंद्र शर्मा साहब, लोकसभा इलेक्शंस की तरफ हम अगर चले जाएं तो 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स भी हारे, 2 आपके कैंडिडेट, शायद सपोर्ट कुछ एक हिस्सों ने नहीं मिल सका, कुछ एक हिस्सों से वोट थोड़ा बटा, थोड़ा बहुत ही, इतना ज्यादा नहीं। लेकिन इस बार जिन एरियाज के अंदर कांग्रेस बहुत नीचे चली गई, कुछ एक जगहों से जम्मू में काफी इंप्रूवमेंट बहुत सारे एरियाज में हुई है जब कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखते हैं। इस बार कुछ ज्यादा तवक्कुआत हैं डिलिमिटेशन के बाद भी, जिस कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले इस बार मुकम्मल तौर पर और यकसर सूरत हाल तब्दील हो जाएगी आपके आने से। देखो, पहली बात तो जो 50 पार का वो बैलून है ना, वो भी फट जाता है कि इस लोकसभा में इनकी जो है वो बढ़त कम से कम 16 सीटों पे जम्मू सूबे में कम हो गई है। वहाँ ये पीछे हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आगे हैं। और इसलिए 50 पार का आंकड़ा तो वैसे ही जैसे 400 पार 370 पार था, तो ये 25-26 से ऊपर इनको 24 सीटों में शायद 25-26 में बढ़त होगी। लेकिन पार्लियामेंट के लिए इस वक्त अलग रुझान था, असेंबली के लिए लोगों का मूड अलग है। और जरूर, लेकिन हमारी तो हर जगह बढ़त हुई है। यहाँ हमको 10,000 वोट मिला पिछली बार, वहाँ हमने 40,000 अगर वोट लिया तो हमारी उम्मीदें ज्यादा क्यों ना हो कि असेंबली में लोगों का ध्यान जम्मू में, कश्मीर में कांग्रेस की तरफ है। और अभी ये तय होना है कि हम सीट शेयरिंग में लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे वो अलग बात है। और भी लोग दल हैं, तो ये 50 पार का इनका आंकड़ा तो 400 पार फिर भी कह सकते थे, लेकिन वो उसका नहीं हुआ। तो ये ख्वाब कैसे देखते हैं, हम तो फिर भी रात वाले ख्वाब देखते हैं, ये दिन को ही देखते हैं। और ये कभी नहीं हो सकता। और इस बार बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि देखो ये सरकार ऐसी है कि अपनी शादियों में भी सरकारी खजाने से पैसे खर्च करते हैं और कोई पूछता नहीं। जो दिल्ली में पीएमओ में बैठे हैं, जिनको परहेज नहीं है सत्यपाल मलिक जी के मुताबिक करप्शन से, कि उनको ज्यादा परहेज नहीं है, वो पूछते ही नहीं कि नीचे क्या हो रहा है। और मैंने कल जो सवाल उठाया, एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट ने उठाया, उसमें जवाब ही नहीं आता, कि जरूरत नहीं समझते कि कोई जवाब देना। और ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले हैं। अगर लोग भ्रष्ट हैं तो कोई नहीं है जम्मू कश्मीर में अफसर भ्रष्ट, चाहे पटवारी, गिरदावर और क्लर्क और चंद अफसरों के मुलाजमों के अलावा कोई भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट, कोई भ्रष्ट। ये तो बात एलजी साहब पे उठी है, उसके लिए कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझता। क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और पिक एंड चूज चलता है। तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियां, ठेकेदार बाहर के, और यहाँ पे बीजेपी के लोग जो है उनको आगे सबलेट किया हुआ है। अकाउंटेबिलिटी कोई, इसके बावजूद भी इनके 2 एमपी जीत गए रविंद्र साहब जी। इतनी चीजें हम गिनवा रहे हैं, अगर कोताहियां हैं या कमियां हैं, इसके बावजूद भी 2 एमपी दोबारा से जीत कर गए, बल्कि तीसरी बार। चलिए, वो जरूर जीत के गए, लेकिन पिछला आंकड़ा देखो ना, रजौरी पुंछ के साथ होने के बाद भी ये 3.5 लाख से ऊपर से जीते थे। आज इन्होंने उसको काटा डिलिमिटेशन में, एक
इनके पास मिरर है, उस लेंस में देखते हैं तो उसको काट के जम्मू सांबा रियासी में, यहाँ हमारा वोट 18% 16% था जोड़ा, तो वहां भी हमें 5.5 लाख वोट मिलता है और 1.25 लाख से जीतते हैं। ये एक लिटमस टेस्ट है। लेकर भ्रष्टाचार पे ताहिर साहब तो अच्छे आदमी हैं, ये ना मंत्री ना एमएलए ना मंत्री, इनको कोई मौका नहीं मिला। फाइनल है, आपने कुछ सवाल उठाए, एक मैं जवाब इनसे ले लूं, उसके बाद जो वक्त बड़े कम। लोग हैं, ठीक है, ताहिर साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बड़े बड़े इल्जाम है, कोई कार्रवाई बताइए जो बीजेपी के किसी नेता के बारे में हुई हो। एक कोर्ट ने 10 लाख जुर्माना किया है और बाकियों के पीछे आप ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स लगा के रखते हो। ताहिर साहब, आप बोलते बहुत नहीं सारे किसी बड़े सवाल आए अफसर हैं, को। जल्दी से जवाब 30 सेकंड में यहाँ मुझे के वाइंड अप गवर्नर ने 200 करोड़ के इल्जाम लगाए, गवर्नर ने क्या कार्रवाई हुई, क्या जवाब देंगे ये? ठीक है ताहिर साहब जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। देखिए आसिफ साहब, जहाँ तक रविंद्र शर्मा साहब की बात है कि इनके लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, प्रधानमंत्री साहब ने लाल किला से ये बात कही थी कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो लोग भी ऐसी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होंगे उनके ऊपर जब चीज़ें पकड़ी जाएंगी, इंक्वायरीज होंगी और वो कंफर्म हो जाएंगी, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, प्रधानमंत्री साहब की जुबान है और उस जुबान के ऊपर सबको इस चीज़ का एहसास है कि प्रधानमंत्री साहब। लेकिन ताहिर साहब ईमानदारी से बताइएगा, जाते जाते पीएम साहब ने जो कहा है वो यहाँ पर हो रहा है। मैं आपको ऐसे कई केसेस गिनवा सकता हूँ जिनमें एफआईआर तक नहीं लगी। नहीं देखिए आसिफ साहब, बहुत मुझे एहसास है इस चीज़ का। रविंद्र शर्मा साहब ने जिस चीज़ का अभी जिक्र किया, हाल ही में वो चीज़ें कुछ दिन पहले सबके सामने आ रही हैं और मुझे लगता है उस चीज़ के ऊपर प्रॉपर ढंग से इन्वेस्टिगेशन होगी और जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं मुझे लगता है उनके ऊपर भी एक्शन। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, रविंद्र शर्मा साहब और डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, दोनों ने अपने वक्त दिया ज़ाती मसरूफियात के बावजूद भी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे पास वक्त बस इतना ही, लेकिन जो मीटिंग्स चल रही हैं, जो तैयारियां चल रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, इस ताल्लुक से गुफ्तगू शनीद का सिलसिला भी जारी रहेगा क्योंकि हिकमत अमली बन रही है। इसके बाद पार्टियां ग्राउंड पर उतरेंगी, काम होगा और सिर्फ आप ये मानकर चलिएगा 2 महीने का वक्त है। इसी में अभी यात्रा भी कंप्लीट हो रही है, इलेक्शंस के लिए भी हो सकता है डेट्स अनाउंस हो जाएं और यही वो वक्त है जब हुकूमत को भी एक बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के मुतालिक लेना है। इंतजार बड़े फैसलों का भी हो रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर तब्दीली का भी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, 5 के पंच में बस इतना है।